छत्तीसगढ़ प्राकृतिक खनिजों का भंडार है। सरकार को होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा खनिज उत्खनन से आता है और खनिजों से भरे इलाके राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। तभी 2015 में राज्य में हर जिले में जिला खनिज न्यास की स्थापना की गई और तय किया गया कि मुख्य खनिजों के उत्खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा जिला खनिज न्यास को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और प्रभावित व्यक्तियों के हित में किया जाएगा। न्यास का मुखिया हर जिले का कलेक्टर तय किया गया, लेकिन 2 साल पहले राज्य सरकार ने बदलाव करते हुए प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को एक दिशा निर्देश जारी कर कहा कि डीएमएफ शासी परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर ही रखना होगा, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। लंबे पत्राचार के बाद अब एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीएमएफ फंड का उपयोग उस क्षेत्र की स्थानीय जरूरत के हिसाब से जितना बेहतर निर्णय जनप्रतिनिधि ले सकते हैं, कोई भी अधिकारी उतना बेहतर निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता में, विशेष तौर पे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस दलीय विद्वेष के कारण राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रही है और यह सर्वथा अनुचित है और कहीं न कहीं प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बीजेपी केंद्र के इस फैसले पर खुश है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के मुताबिक प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने से डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन क्षेत्रों में खनन के कारण वहां के लोगों का जीवन यापन में परेशानी खड़ी हुई है, उनके जीवन यापन करने में उनको सुविधा हो और वहां पर डीएमएफ के पैसे को खर्च कर उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए डीएमएफ के पैसे का उपयोग होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने स्वयं के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ के लिए डीएमएफ का उपयोग लगातार कर रही थी। जिला खनिज न्यास में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 2 साल पहले अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया। साथ ही जिले के सभी विधायकों को पदेन सदस्य बनाया गया। हवाला दिया गया कि नई व्यवस्था से सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार का यह फैसला भी अब राज्य और केंद्र के बीच टकराव की वजह बनता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। डीएमएफ पर सियासी रार, जिला खनिज निधि पर ये सियासी रार दरअसल नई नहीं है, लंबी है। डीएमएफ का जब निर्माण हुआ था तो तय हुआ था कि जो कलेक्टर हैं वो अध्यक्ष होंगे, पर उसके बाद सरकार बदली और छत्तीसगढ़ में ये महसूस किया गया सरकार द्वारा कि अगर प्रभारी मंत्री या विधायकों को इसमें प्रतिनिधि बना दिया जाए तो ज़्यादा आसानी के साथ काम होंगे। ये उनके पिछले कुछ कार्यकाल के अनुभव रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को साफ किया एक बार फिर से 2021 में कि कलेक्टर ही डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे और बाकी जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर या सदस्य के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। खटपट इसी बात को लेकर शुरू हुई कि अध्यक्ष कौन होगा, प्रभारी मंत्री या कलेक्टर, और फाइनली कल केंद्रीय मंत्री ने एक लेटर जारी किया और राज्य सरकार को कहा कि आप कलेक्टर को ही इसका अध्यक्ष बनाएं। एक बार फिर से इस पर सियासी खटपट चालू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का अपमान एक तरीके से है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को अगर इसमें नहीं रखा जाएगा तो। कुल मिलाकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। भाजपा ने इसमें बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया और कहा कि सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही किया। केंद्र और राज्य की ये खटपट नहीं है, लगातार चलती रही है। चर्चा भी हम आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार खनिज पर ये खटपट के मायने क्या है और क्यों ये खटपट की नौबत बार बार आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ भाजपा से हैं, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरे जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका भी। अमित जी, ये खटपट सभी देख रहे थे और अब केंद्र से लेटर भी आ गया कि कलेक्टर्स को ही अध्यक्ष बनाया जाए। क्या आपत्ति है आप लोगों की कलेक्टर को अगर इसमें अध्यक्ष रखा जाए?
कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हमने वो दृश्य भी छत्तीसगढ़ में देखे हैं कि डीएमएफ फंड से स्विमिंग पूल बना दिए जाते थे और ऐसे आराम पर अपने अधिकारी अपने इस पैसे को उपयोग करके खर्चा करते थे। और जिस जगह पे वो खर्चा होता था, मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार वही फिर से वो प्रोसेस लाना चाहती है। अगर हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अगर उस पैसे से कुपोषण के लिए हमने लड़ाई लड़ी और लोगों को कैसे कुपोषण से हम दूर कर पाए, उसके लिए जो उस पैसे का उपयोग किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये नीति जो जनता को तो पसंद आ रही है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश सरकार को पसंद नहीं आ रही है और वहां के बैठे हुए उनके मंत्री और हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए वो अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सारी चीजें समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ही यही है कि जो नीति का बदलाव लेने का निर्णय जो लिया है, मेरा तो सीधा सीधा ये आरोप है कि गैर भाजपाई सरकार जहां जहां पर है उसको कैसे प्रताड़ित करना। अगर आप बताइए कोई जनप्रतिनिधि बेहतर निर्णय ले सकता है ना, जैसे हमने बनाया बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण, तो हमने वहां के स्थानीय विधायकों को वहां पर उसका अध्यक्ष बनाया और मेंबर बनाया, ताकि वहां की प्रायोरिटीज क्या है उन लोग ज्यादा बेहतर हमसे जानते हैं। उसी प्रकार से अगर जनप्रतिनिधि इसमें रहेंगे तो कम से कम स्विमिंग पूल नहीं बनेगा, लोगों के हित के लिए पैसा खर्चा होगा, एनवायरमेंट के लिए खर्चा होगा, हेल्थ के लिए खर्चा होगा और जो लगातार उस जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए खर्चा होगा। दूसरा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन बीजेपी हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है। चलिए, विकास आप लोगों का मुद्दा है और आप लोगों का मानना है कि विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। अमित चिमनानी जी, केंद्र तंग कर रही है, अड़ंगे डाल रही है, कांग्रेस का आरोप है, खासकर उन राज्यों में जो कि गैर बीजेपी शासित है। इस वजह से ये तमाम चीजें, ये प्रक्रिया की जा रही है डीएमएफ को लेकर। अमित चिमनानी जी, जो भी इस बात को सुन रहा होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत जोर से हंस रहा होगा। उसका कारण ये है कि आपकी सरकार है, मंत्रियों के भी अभिभावक आप हैं, कलेक्टर के भी अभिभावक आप हैं, सरकार के अंडर काम करता है कोई भी कलेक्टर। तो केंद्र अपने पास पावर रखती अगर कि केंद्र सरकार से कोयला मंत्री निर्णय लेंगे, तो शायद आप ये आरोप लगा भी सकते थे कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आप ही के जिले के कलेक्टर को जब केंद्र सरकार अधिकार दे रही है और वो कलेक्टर आप बदल भी सकते हैं, वो आपके ही अंडर काम करते हैं, तो आप प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसा कहकर कांग्रेस को सिंपैथी मिल जाएगी, ये आप सोचते हैं। तो जनता कहां इतनी बेवकूफ है साहब। दूसरी चीज आपने कहा कि गैर भाजपाई शासन, ये जो निर्णय आया है क्या केवल छत्तीसगढ़ के लिए है? अभिषेक जी आप भी क्लियर करिएगा, माननीय मनीष वोरा जी भी हैं, क्लियर करेंगे। ये तो पूरे देश के लिए निर्णय है ना, तो इसमें गैर भाजपाई और भाजपाई का विषय कहां से आया? क्यों हम टॉपिक पे बात नहीं करते? क्यों हम मनगढ़ंत बातों को गढ़ते हैं और टीवी चैनल पर कहते हैं? तीसरा मेरा विनम्र प्रश्न है, ये कह रहे थे कि स्विमिंग पूल बन गए थे पहले और भी चीजें बहुत ही मिसयूज किया गया था, 2.5 से पौने 3 साल आपको हो गए, आपने किस अधिकारी पे कोई कार्रवाई की क्या? कलेक्टर इसके पहले भी अध्यक्ष होते थे ना। नंबर 1 प्रश्न ये, इसका जवाब देंगे। दूसरा, जब अब आपकी सरकार है तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि कलेक्टर अगर निर्णय लेगा तो गलत लेगा और जनप्रतिनिधि निर्णय लेगा तो सही लेगा? ये सोच के पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा ये समझाइएगा। चलिए ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी मनीष जी की भी ले लेता हूं। मनीष जी, ये दोनों ही पक्ष का विवाद आपने देखा, दोनों के तर्क यहाँ पर आपने देखे, क्या वाकई डीएमएफ में कलेक्टर के होने से या जनप्रतिनिधि के होने से कामकाज में कोई फर्क पड़ जाता है? देखिए अभिषेक जी, मैं इसमें सबसे पहले तो इसकी मूल भावनाओं पे हम जाते हैं कि डीएमएफ का गठन क्यों किया गया। डीएमएफ का गठन इसलिए किया गया था कि जिन क्षेत्रों में खनन होता है उन क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र में किन चीजों के विकास के लिए, सबसे पहली चीज पानी की सुविधा, वहां पर शिक्षा की सुविधा, वहां पर महिला बाल विकास की सुविधा, वहां पर जो युवा जो हैं वहां पर उनके रोजगार के लिए व्यवस्था, तो इन्हीं चीजों के लिए डीएमएफ का गठन किया गया था और इसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया था। ये इसकी मूल भावना थी। अब इसके बाद जब इसके काम चालू हुआ, और सबसे बड़ी चीज देखिए, इसका जो बहुत बड़ा फंड आज की डेट में मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का फंड पूरे देश के अंदर में है और इसका 73% हिस्सा जो है वो 4 राज्यों से आता है। वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा।
ये 73% देते हैं। लगभग 26 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इन 4 राज्यों से आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब इतना बड़ा फंड है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उससे मूलभूत आवश्यकताएं जो खनन के क्षेत्र में जो लोग हैं, जिस क्षेत्र में वो खनन हो रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इसी मूल भावनाओं को लेकर के इसका गठन किया गया था। लेकिन देखने को ये आया कि 2017-18 की जो रिपोर्ट हमने देखी है सीएसआई की, उसके हिसाब से ये देखा गया कि इसमें से अधिकतर पैसा जो है ढांचागत व्यवस्थाओं में खर्चा किया गया, जो उसकी मूल भावना थी उस पर खर्च नहीं किया गया। ये केवल एक राज्य के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए किया गया था। और उस सर्वे में ये बात निकल करके आई कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, उनको इसमें शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए और वहां पर इस फंड से जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य को लेकर के वहां के नागरिकों को लेकर के, वहां के जनप्रतिनिधियों को लेकर के जो है निगरानी की जाए और उससे सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, इस बात का पता पूरा लड़ाई तो यहीं पे शुरू हो गई कि जनप्रतिनिधि रहे या अधिकारी रहे। जी, देखिए ये बात यहां पर अधिकारी रहे कि जनप्रतिनिधि रहे, देखिए दोनों का काम जो है जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यदि ये चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोनों तरफ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चाहे आप यहां पे कर रहे हो, चाहे आप अधिकारी को रख रहे हैं, चाहे नेता को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं मूलभूत जो वास्तविक उसका उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो पा रहा है। अमित श्रीवास्तव जी, ये चिमनानी जी का ही सवाल था कि कलेक्टर राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, राज्य सरकार कलेक्टर बदल सकती है, फिर अधिकारी के रहने से कम फायदा और जनप्रतिनिधि के रहने से अधिक फायदा, इसे आप थोड़ा क्लियर करेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, आज भाजपा का जो चरित्र है वो भी जनता के सामने आ गया है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं अमित चिमनानी जी को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। आपको याद होगा अभिषेक जी, आप ही के चैनल में हम डिबेट कर रहे थे और हमने लॉकडाउन की जब बातें होती थी तो हमने कलेक्टर को पावर दिया था। तो ये प्रश्न उठाते थे, अरे कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर कैसे बंद करेगा? क्या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए? ये भाजपा के प्रवक्ता आके टीवी पे कहते थे और उसका विरोध करते थे। आज अगर हम वही चीज को इस पे लेते हैं कि अगर हम जनप्रतिनिधि को ये अधिकार देना चाहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मनीष भैया ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना जो की गई थी वो इसलिए की गई थी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल, और जो वहां पर माइनिंग इफेक्टेड एरिया में रहते हैं और उसका जो सब्जेक्ट है पैसे का जो खर्चा करने का था वो हेल्थ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक, रोड और एनवायरमेंटल से साथ साथ जो मनीष भैया ने कहा वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे प्रोवाइड हो, इस पे खर्च होना था। अगर एक चीज मुझको बताइए, अगर वहां का जनप्रतिनिधि को हमने शामिल किया है और अगर वो निर्णय ले लेगा तो बीजेपी के लोगों को इस पर तकलीफ क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, कोई भी रहे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, चिमनानी जो कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। अमित जी ने एक बहुत हैरान करने वाली बात कह दी कि भाजपा नेता विरोध करते थे और अब हम वही काम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस समय आपने जो किया वो गलत किया और आप अभी अपनी त्रुटि को सुधार रहे हैं। सुन लीजिए ना, नहीं, आपने यही कहा है, टीवी स्क्रीन पर सबने सुना है कि जब हम आपको कहते थे कि कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हो, तो अब आप वो त्रुटि सुधार करना चाहते हो, कलेक्टर को पावर नहीं देना चाहते। आपने यही कहा, नंबर एक बात। दूसरी बात, जब कोरोना ने सुन लीजिए ना प्लीज, अब मैं अपनी बात रख लूं। जब कोरोना में त्राही त्राही मची थी और लोग बहुत परेशान थे और 100 साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी आ गई थी, तब सरकार को निर्णय लेना होता है, क्योंकि जनता की जान की रक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। प्रधानमंत्री से लड़के आप लेकर के आ गए पावर और आपने कलेक्टर को दे दिया था, तो हम कह रहे थे लॉकडाउन लगाना है तो सरकार निर्णय ले, दुकान कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी सरकार निर्णय ले, लेकिन उस समय तो आपने कलेक्टर को दे दिया। अब जब पैसे की बारी आ गई, यहाँ पे जिम्मेवारी की बात नहीं है, जब आपको पैसा दिख रहा है, हजारों करोड़ रुपए दिख रहे हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर अगर वो निर्णय लेगा तो गलत लेगा। इसका आधार क्या है? क्यों कलेक्टर गलत निर्णय लेंगे? कोई इसका कारण तो बताइए। आपको कौन सी परेशानी है ऐसी कि जो हो जाएगी कलेक्टर के निर्णय लेने पे? आज भी कलेक्टर जो काम करता है, जनप्रतिनिधि कलेक्टर से मिलता है, उससे फोन पे बात करता है, वो मिलजुल करके क्षेत्र के विकास का काम करते हैं, आज भी करते हैं, अन्य विषयों पे भी करते हैं। तो कलेक्टर के आने से कौन सा विषय रुक जाएगा आपका? जी देखिए अभिषेक जी, भाजपा के नेता जो है, मुझे इससे समझ में आ गया है
कि वो जनता का हित उनको सर्वोपरि नहीं लगता है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आज ये कह रहे हैं कि पैसे की जब बात आ जाती है तो ये वही पार्टी के सदस्य हैं जिनके पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूरे विश्व में शायद अनोखे मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। आज सुन किस लीजिए पे भाई चर्चा साहब, है? तकलीफ तो होगी, आपकी सुने? दुखती रब पे हाथ आपके- रखूंगा तो तकलीफ आपके तो पास होगी। कोई- अरे मेरे आपके मित्र पास सुन कोई लीजिए, प्रमाण है? सुन लीजिए, आपके सुन पास- लीजिए भाई, नहीं, सुन लीजिए। गैर अरे सुन प्रमाणिक लीजिए बातें मेरे नहीं मित्र, सुन लीजिए। मैं तकलीफ तो आपत्ति होगी, दर्ज दुखती करता रब है। हूं। देखिए आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था अच्छा, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, तो आप अपनी बात आप अगर ऐसी करेंगे। बात करेंगे, आज आप चर्चा अगर किस ऐसे बात विषय पे करेंगे है? तो नहीं जमेगा, मैच नहीं होगा। आज या DMF तो पे आपकी चर्चा है आइडियोलॉजी ना? नहीं मैच होगी, बड़े आप क्या रमन संवेदनशील सिंह जी को विषय पे नेता नहीं चर्चा है। मानते, अलग बात प्लीज है, आप DMF लोग पे आजकल बात नहीं करिए। मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लीज कहा था DMF कि 1 पे साल बात कमीशन खोरी मत करिए। प्लीज अब DMF पे बात करिए। देखिए, DMF सुन पे बात लीजिए, है आज। सुन लीजिए, DMF सुन पे लीजिए, सब्जेक्ट तो देखिए, बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपने कहा पैसे की बात है, तो मैं बता दूं कि भाई आप लोग क्या हो, आप लोग का चाल चरित्र, चेहरा भी तो जनता को याद आना चाहिए। आप अरे कलेक्टर जनता को से आपका क्या चाल क्यों कर चरित्र, रहे चेहरा हैं? भी तो दिखना चाहिए। कलेक्टर से 1 क्यों साल कर रहे हो कमीशन खोरी मत करिए, अपने ही 30 साल अधिकारी से सरकार क्यों रहेगी। ठीक। आप ही के तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था, सुनने कर में रहे हो तकलीफ कलेक्टर? क्यों हो रही है अमित श्रीवास्तव जी, चिमनानी जी, अमित श्रीवास्तव चिमनानी जी, तकलीफ क्यों हो रही है? अब मैं एक सीधा सा सवाल मेरा आप दोनों से है। तकलीफ हो रही है आपको। अमित श्रीवास्तव जी, अमित देखिए, श्रीवास्तव जी, आपसे अभिषेक जी। मेरा सवाल है, मौजूदा परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है, अमित जी, ऐसा आपको लगता है कि अगर कलेक्टर यहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं तो विकास में रुकावट आएगी, वो विकास उस तेजी से नहीं हो पाएगा, ऐसा आपका मानना है आप लोगों का? देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, हमारी ये सोच नहीं है, लेकिन कलेक्टर भी हमारा ही अधिकारी है, बिल्कुल सत्य बात है, हम उससे डिनाई नहीं करते। और कलेक्टर भी एक जिले का उतना ही पावरफुल व्यक्ति होता है, जनता के हित के लिए सारे निर्णय लेने के लिए वो सक्षम। लेकिन जनप्रतिनिधि लगातार, आप देखिए, जनप्रतिनिधि से लोग रेगुलर मिलते रहते हैं, लेकिन कलेक्टर के पास हर आदमी जाने से थोड़ा सा एक डिस्टेंस उनका रहता है। जनप्रतिनिधि से लोग रेगुलर मिलते रहते हैं और वो उनके अपने बीच का व्यक्ति रहता है, तो वो अपनी जो उनको उनकी नीड्स हैं, जो वो चाहते हैं, उससे कहीं बेहतर वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग डीएमएफ फंड को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाना चाहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति का पर्यटन केंद्र फंड को क्यों तर्क यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी का कि जनप्रतिनिधि जनता से संपर्क में लगातार रहता है, अधिकारी और जनता के बीच थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है और जनप्रतिनिधि ज्यादा बेहतर समझता है अधिकारी की अपेक्षा, ये उनका तर्क, इसलिए जनप्रतिनिधि को होना चाहिए था। अमित जी का तर्क ये कहता है कि एक कलेक्टर से मिलना मुश्किल है, लेकिन एक मंत्री से मिलना आसान है। ये तो कहीं किसी प्रदेश में हमने नहीं देखा है। आज आपके मंत्री जनता से कितना मिल रहे हैं सब जानते हैं। आपके मंत्रियों को तो पत्रकार जो सवाल पूछते हैं वो सुनाई नहीं देते, वो कहते हैं हमें सुनाई नहीं दिया। तो जो सुन नहीं रहे हैं उसको जनता की क्या बात समझ में आएगी? प्रधानमंत्री तो 7 साल एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए भाई, डरते क्यों हैं? अरे डरते क्यों है मोदी जी? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों का प्रश्नों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, डरते क्यों है भाई? लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। मेरा आग्रह ये था कि जो मंत्रालय का केंद्र सरकार से आदेश आया है उसकी कॉपी को पढ़िए प्लीज। उस ऑर्डर को आप लोग शायद पढ़े नहीं हैं। उसमें ये लिखा है कि कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा और प्रभावी रूप से जो रुपए खर्च होने हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, इसकी देखरेख के लिए हम जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को भी सदस्य बनाते हैं। सर तो कहां प्रॉब्लम है? फिर हो गई ना सहभागिता, जनप्रतिनिधि भी उसमें सदस्य हैं, वो भी जनता के संपर्क में रहें, निरंतर संपर्क में रहें। उनके संज्ञान में कोई बात आती है तो कलेक्टर को बताएं। इसमें प्रॉब्लम कहां पे है सर? ठीक, मैं मनीष जी से भी एक टिप्पणी इस पर ले लेता हूं। मनीष जी, कलेक्टर अध्यक्ष रहे या जनप्रतिनिधि अध्यक्ष रहे या सदस्य के तौर पर जैसा कहा जा रहा है कि सदस्य तो कम से कम रहेंगे ही, क्या वाकई व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं? सैद्धांतिक तौर पर सब कुछ सही लगता है कई बार, लेकिन क्या वाकई व्यवहारिक दिक्कतें जनता तक इन राहत को, इस सेवाओं को पहुंचाने में आती है अगर इनमें से कुछ फेरबदल होता है तो? देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आप कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सरकार की जो भी योजनाएं रहती हैं
उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो कलेक्टर के माध्यम से ही होता है। चाहे वो आप विधायक निधि ले लीजिए, सांसद निधि ले लीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे तमाम जो फंड होते हैं उसका जो क्रियान्वयन होता है वो कलेक्टर के माध्यम से ही होता है। और इसमें भी जो व्यवस्था की गई है, देखिए इसमें एक चीज और, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 2009 में कानून में बदलाव करके इसमें निगरानी तंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल किया। लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट आती है, जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, उसमें यह कहा जाता है कि उसके बावजूद भी यहां पर भी जो इसका मूल उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति यहां पर भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जो है इस बात को डिनाई करके फिर से ये लेटर जारी किया गया कि कलेक्टर को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इसमें केवल एकमात्र चीज ये हुई कि केवल वित्तीय ऑडिट होने के अलावा और कोई दूसरा यहां पर ऑडिट नहीं हुआ, जिसमें जो इसका मूल भावना है कि वहां के जो लोग हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलना चाहिए, उन लोगों को ये फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनसे उस क्या आपको चाहिए इस बात में कोई जानकारी नहीं ली गई। क्या जनप्रतिनिधि अगर बन जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी? सरकार ने सोचा होगा कि जैसा बता रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, आसान होता है मिलना, वो समझते हैं जनता को। देखिए दोनों का काम जो है अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जनता की सेवा करना है और जनता की सेवा ही इस डीएमएफ फंड का भी मूल उद्देश्य है। तो जब जनता की सेवा करना है तो उसमें कलेक्टर अध्यक्ष रहे कि जनप्रतिनिधि अध्यक्ष रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रस्ताव जनप्रतिनिधि देगा तो क्या कलेक्टर उसको डिनाई कर देगा, या कलेक्टर कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो उसको क्या जनप्रतिनिधि डिनाई कर देगा? यदि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ कोई भी डेवलपमेंट वर्क होगा तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी उस बात को डिनाई करेंगे। आज समय मेरे पास इतना ही था डीएमएफ पर चर्चा के लिए। 10 सेकंड जी, बहुत संक्षेप में बोल दें अमित श्रीवास्तव जी। बिल्कुल, देखिए जो हमारी सरकार ने आदेश निकाला था उसमें प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया था और प्रदेश सचिव कलेक्टर को बनाया गया था और प्रदेश सचिव सदस्य सारे विधायकों को बनाया गया था, ताकि नए व्यवस्था के तहत विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने का उनको मौका मिल सके। ये जो हमारे द्वारा आदेश किया गया था, लेकिन सिर्फ कलेक्टर को वहां पर बैठाना केंद्र सरकार की मंशा दर्शाता है कि वो करना क्या चाहते हैं। कलेक्टर सक्षम व्यक्ति नहीं होता क्या? अरे बिल्कुल सक्षम होता है भाई। फिर बात आपने वहां पर आप लोगों ने अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रदेश सचिव तो बना ही रहे, प्रपोजल दे रहे ना कलेक्टर। चलिए, चर्चा मुझे यहाँ ही रोकनी होगी। बातें जो थी निश्चित रूप से लोगों के समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने अपना अपना पक्ष यहाँ पर रख दिया है, मनीष जी भी विश्लेषण उसे कर दिया है। आम जनता भी बेहतर तरीके से समझ रही होगी क्या उसके लिए बेहतर है। जो मूल उद्देश्य डीएमएफ का है वो सबसे अहम चीज़ है कि जनता तक उस डीएमएफ का फंड पहुँचे, राहत पहुँचे, वो काम पहुँचे, भले कलेक्टर के माध्यम से पहुँचे, जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचे, उसका मूल उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।